स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय और बेहतरीन सेवाएं देने वाले व्यक्तित्व पर उन पर बातचीत पर आधारित होता है और उनके अनुभव से हम आपको परिचित करवाते हैं। आज की इस कड़ी में हमारे आज के विशेष मेहमान हैं राजकुमार भाटिया जी। राजकुमार भाटिया जी, मैं आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, मैं भाटिया जी के बारे में आपको बता दूं, वो पिछले कम से कम एक जिसे आप कह लीजिए कि 25 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया उनको दिल्ली की राजनीति में, और भले ही वो एक पेशेवर के तौर पर एक एग्रीकल्चर बिजनेस करते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक समाज की जड़ों से है, समाज की संवेदनाओं से है, समाज के जज्बातों से है। उनका पूरा जीवन, अब तक का पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा है। तो भाटिया जी, आप, ये ठीक है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप उनके पदाधिकारी भी हैं, आपने चुनावी राजनीति भी की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है इस समय कि आपको इतने 3 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया लोगों के बीच में रहते हुए। शुरुआती दौर में छात्र जीवन से ही जब पढ़ लिख रहे थे, तभी से समाज के जिन लोगों को समाज की मुख्य धारा से हटकर जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें काम करते देखा, तभी से प्रेरणा आई। विचार परिवार शुरू से ही संघ शाखा में जाना हुआ, तब पता चला कि ज़रूरत तो कहीं और है। बस यहीं से यात्रा शुरू हुई और आज तक वो जारी है। और आपने कहा कि राजनीति में है, तो राजनीति भी समाज नीति से शुरू होती है और समाज की सेवा ही असली राजनीति है। भाटिया जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अवधारणा थी अंत्योदय, कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों तक, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो, चाहे वो अधिकारों के माध्यम से, यानी कि अंतिम पायदान पर खड़े आदमी तक सुविधाएं पहुंचाई जानी चाहिए। आपका जो रोटी बैंक है उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, तो क्या ये अंत्योदय से प्रभावित है? बिल्कुल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव दर्शन था और अंत्योदय की योजना थी, उसमें सबसे पहले यही था कि पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, और उसके बाद उस अवधारणा को नानाजी देशमुख जी ने मजबूती के साथ समाज में प्रतिरूपित किया। और उन्होंने भी यही कहा कि मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है, और अपने वो हैं जो पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं और वंचित हैं। तो आज भी अगर हम हंगर इंडेक्स देखें जी, तो बहुत सारे लोगों को भूखा सोना पड़ता है। बस यही प्रेरणा थी कि ताकि कोई भूखा ना रहे। रोटी बैंक की स्थापना उसी से हुई थी, और शायद आज राजकुमार भाटिया की पहचान उसके अपने नाम से ज़्यादा रोटी बैंक से होती है। तो मैं इसे समाज सेवा का ही परिणाम मानता हूँ। भाटिया जी, जब भी हम दिल्ली से बाहर जाते हैं तो कहीं कहीं रोटी बैंक के बोर्ड नज़र आते हैं, जो कि दिल्ली की सीमाओं से कहीं पार दूसरे शहरों में भी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, ये कॉन्सेप्ट इतना लोकप्रिय हुआ है। तो आपकी नज़र में ये रोटी बैंक की जो अवधारणा है, ये काफ़ी हद तक कितना सफल रही है? देखिए, जब रोटी बैंक की शुरुआत की थी तो आज़ादपुर मंडी जो हमारी कर्मस्थली है वहाँ से की थी, और मात्र 7 पैकेट से हमने शुरुआत की थी। 7 मित्रों ने एक पैकेट रोज़ रोटी का लेके आने का अपने आप का संकल्प लिया था जी। और ये भावना थी कि इस काम में हम जितना भी बढ़ाएंगे, कहीं भी कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेंगे या कोई डोनेशन नहीं लेंगे। आज दिन तक भी उसी पर कायम है। लेकिन इस मॉडल को रेप्लिकेबल करने में सोशल मीडिया का, समाचार पत्रों का, विशेषतः पंजाब केसरी पत्र समूह ने इसे लगातार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और हमारे कार्य को बल तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस मॉडल की चर्चा, मन की बात कार्यक्रम में आपने उस रोटी बैंक का उल्लेख भी किया था, उन्होंने उल्लेख किया, और फिर लोगों के फ़ोन हमारे पास आने शुरू हुए। वैसे कोई भी काम कोई शुरू करता है तो उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग कर देता है। हमने सबके लिए ओपन रखा कि इस मॉडल को कोई भी किसी भी नाम से अडॉप्ट करे। फिर धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते रहे। आज देश भर के, अगर आप यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे या फेसबुक पे देखेंगे, तो लगभग 900 प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा रोटी बैंक के हैं। और वो सब हमारी संस्था से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन प्रेरित जरूर है। और कभी हमने नाम को लेकर कोई ऐसा हक नहीं जतलाया कि ये नाम मत रखिए। मकसद एक ही है कि कहीं भी भूखे को अन्न मिले, कोई भूखा ना सोए। तो कोरोना काल में आपकी दिनचर्या क्या रही? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने
जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और 2 दिन बाद लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना होगा, राष्ट्र को मिलकर लड़ना होगा। तो राष्ट्र के सदस्य तो हम भी हैं। जिस समय वो बोल रहे थे उसी शाम को रोटी बैंक टीम एक स्थान पर एकत्रित हो गई थी और हमने अपनी योजना तय कर ली थी। और हमने ये तय किया था कि जितने दिन भी लॉकडाउन रहेगा, तब किसी को मालूम नहीं था कि लॉकडाउन कितने दिन रहने वाला है, लेकिन हमने तय कर लिया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हम उन लोगों तक भोजन पहुंचाएंगे जिसको उसकी ज़रूरत है। और लगभग 64 दिन रोटी बैंक की रसोई आज़ादपुर मंडी में निरंतर चली और जितने पैकेट प्रतिदिन, हमारा 3000 से 5000 पैकेट का टारगेट डेली का रहता है, जो स्कूल से हमें कंट्रीब्यूशन मिलता था, लेकिन उस दौरान स्कूल्स भी बंद हो गए थे। तो हमने एक रसोई स्थापित करके और दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को, आज़ादपुर मंडी के आसपास का जो नॉर्थ वेस्ट का सारा एरिया है, कंटेनमेंट जोन थे, जितनी भी जगह थी, सब जगह टीम के माध्यम से, 56 लोगों की टीम थी, उनके माध्यम से भोजन पहुंचाने का काम हम कर पाए। ये मैंने नहीं किया, मेरी टीम ने नहीं किया, लोगों के सहयोग ने किया। और रोटी बैंक के पूरे कार्यकाल में हमने पहली बारी लोगों से आर्थिक सहयोग भी लिया उस दौरान में काम को चलाने के लिए, और 1,64,000 पैकेट जी भोजन के प्रतिदिन बनकर 64 दिनों में लोगों तक पहुंचे। और फिर जब प्रवासी मजदूरों का दिल्ली से जाना शुरू हुआ, उस दौरान में हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने चना, दूध और पानी सारी ट्रेन्स पर और सारी बसों पर उपलब्ध करवाया। तब रोटी को लेकर एक खतरा हो गया था, लेने वाला भी डर रहा था, बनाने वाला भी डर रहा था। तो हमने चने के पैकेट्स, पानी की बोतल, जिस भी ट्रेन से लोग जा रहे थे उसमें वो उपलब्ध करवाए। कोरोना काल ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है निश्चित रूप से, वो चाहे वो कृषि व्यापार हो, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो या कॉटेज इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। अब आप क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी चुनौतियाँ आई? देखिए, जो चुनौतियाँ पूरे विश्व के सामने आई वो भारत के सामने आई, जो भारत के सामने आई वो हम सबके सामने आई। लेकिन हमारे देश का नेतृत्व इतना सशक्त था, कहीं भी उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। और प्रधानमंत्री जी ने जो MSMEs के लिए जो पूरा पैकेज दिया, उसमें एक बहुत सारा वर्ग संभल गया। हालांकि इसके अभी भी दूरगामी परिणाम आएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरे लॉकडाउन के दौरान कोई मंडी बंद नहीं हुई, किसान की फसल मंडी तक पहुंचती रही। जो फसल लॉकडाउन के दौरान खेतों में सड़ जानी थी उसको भी मंडी तक पहुंचाने का काम, और मंडियां खोलकर प्रधानमंत्री जी ने पूरा काम किया। हमें निर्देश दिया और अपनी सरकारों को निर्देश दिया, कहीं मंडी बंद नहीं। तो जो फसल एक तो कम आती मंडी में तो रेट बढ़ते, रेट भी नहीं बढ़े, और किसान को नॉमिनल प्राइस भले मिला हो सकता है कम भी मिला हो, लेकिन किसान की फसल टूट जाना ही उसकी सबसे बड़ी संतुष्टि होती है। वो टूट के घर आई और हम लोगों के काम चलते रहे। आगे जितनी एक कमियां अर्थव्यवस्था में आई हैं वो धीरे धीरे पूर्ण होंगी, वो सबके साथ है। भाटिया जी, एक बड़ी जब भी हम कभी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हैं ना, तो एक बात बड़ी बहुत ही मतलब जिस पर हमें गर्व होना चाहिए कि औद्योगिक सेक्टर प्रभावित हुआ, शॉपिंग मॉल भाव हुए, ग्राहक गायब हो गए, बड़ी उदासी और हताशा का वातावरण रहा। इन सब के बीच अगर कोई सेक्टर मजबूती से खड़ा रहा तो वो है कृषि सेक्टर। तो कृषि सेक्टर के लिए अब बहुत सारे कानून भी लाए गए हैं, बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, लेकिन आप की नज़र में जो केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं किसानों के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो आप उससे संतुष्ट हैं? जी, मैं संतुष्ट हूँ। और कोई भी कानून जब लागू होता है उसके एग्जीक्यूशन के बाद भी उसमें सुधारों की गुंजाइश रहती है, क्योंकि सुधार जो है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया कि ये लागू हो गए तो इसके बाद सुधार नहीं होगा। हर जो विधेयक आता है, जो अमेंडमेंट्स, उसमें अमेंडमेंट्स भी होती हैं, सुधार भी होती हैं। तो अगर कहीं कुछ कमी आई भी सही, तो सरकारें और लोकतांत्रिक व्यवस्था इसका पालन भी करती हैं, इसमें अमेंडमेंट्स भी आएंगे। भाटिया जी, आप दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। ये इंस्टीट्यूट किस प्रकार से कार्य करता है? दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना नानाजी देशमुख जी ने दीनदयाल जी की मृत्यु के बाद की थी, और दीनदयाल जी का जो आर्थिक चिंतन था उसको प्रतिपादित करने के लिए, समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए, एक थॉट प्रोसेस को जनता तक पहुंचाने के लिए, लर्नेड लोगों तक पहुंचाने के लिए इस शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। और इस शोध संस्थान में
राजनीतिक परिवारों के, संघ परिवार के, और जो जिज्ञासु हैं जिनको लगातार सीखने की प्रवृत्ति है वो वहाँ पर निरंतर आते हैं। वहाँ पर स्वाध्याय मंडल होते हैं, लाइब्रेरीज हैं, पॉलिसी थॉट्स चलते हैं। इस प्रकार की जितनी प्रक्रिया चलती हैं उसको समाज में रूपांतरित करना। आप चित्रकूट जाइए, दीनदयाल शोध संस्थान का मुख्य केंद्र है, वहाँ लगभग 600 गांवों को उन्होंने जुडिशरी फ्री करके रखा जी। उन गांवों में शिक्षा का काम, स्वावलंबन की ओर लेके गए। जब नानाजी देशमुख चित्रकूट में गए तो वहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं थी। पहली बारी नानाजी ने बांस के माध्यम से ट्यूबवेल की पाइप बनाई थी। तो इस प्रकार के स्वावलंबन के जितने कार्य हैं दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से थिंकिंग प्रोसेस में भी चलते हैं और ज़मीन पर भी चलते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो एग्रीकल्चर में निरंतर रिसर्च की बात करते हैं, शोध की बात करते हैं, क्या दीनदयाल शोध संस्थान जो है वो एग्रीकल्चर के और या अन्य के विज्ञान के विषय में भी शोध कर रहा है? जी, दीनदयाल शोध संस्थान निरंतर पूसा संस्थान के साथ मिलकर KVK और KGK इन्होंने खोले हुए हैं और अलग अलग गाँवों में निरंतर वर्कशॉप करते हैं। दीनदयाल शोध संस्थान का जो मुख्य फोकस है वो कृषि के माध्यम से स्वावलंबन, समयानुकूल परिवर्तन जिस प्रकार से समाज में होने चाहिए विज्ञान के और ज्ञान के माध्यम से। आपको रामायण का एक संदर्भ अच्छी तरह ज्ञात होगा कि जब विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में संवाद होता है तो वशिष्ठ वो किसे कहते हैं? वशिष्ठ वो कहते हैं जो विशिष्ट है, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों को मानता है। तो वो उसको उन्होंने वशिष्ठ मुनि की व्याख्या दी। इसी प्रकार नानाजी इस कलयुग के वशिष्ठ मुनि हैं। आपने चुनाव भी लड़े हैं, क्या कभी आपको महसूस हुआ कि चुनाव जो सुधार है वो भी एक सतत प्रक्रिया है? चाहे वो ऐसे हम कि उसकी शुरुआत मान लें कि जब TN शेषन आए थे तो उन्होंने चुनाव सुधारों की एक बड़ी लंबी सूची पेश की थी, हालांकि उसके बाद उनका पालन भी किया गया। लेकिन आज के वर्तमान मौजूदा दौर में क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं? देखिए, TN शेषन जी ने जो शुरुआत की थी वो अनुकरणीय थी और लोगों ने उसका पालन भी किया। और चुनाव की राजनीति महंगी हो या सस्ती हो, लेकिन राजनीति तमाम अंधेरों के बाद चांद उगाने की एक कोशिश है। इसके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। जन सेवा के कई द्वार खुलते हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग महंगी चुनाव की राजनीति करते हैं वो हमेशा पिछड़ते हैं। जो लोग समाज के माध्यम से चुनाव की राजनीति करते हैं वो लोग आगे जाते हैं। आप एक संस्था है चौपाल जो समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित है और वो छोटे से छोटे वर्ग के या झुग्गी बस्तियों में कह लीजिए या पिछड़ी हुई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लघु ऋण के माध्यम से काम कर रहा है। आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस संगठन में। तो चौपाल का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो किसी ज़माने में ये बात कर रही थी कि हॉलैंड और नीदरलैंड में बड़े छोटे छोटे समूह थे जिन्होंने इस दिशा में काम किया था। तो चौपाल किस तरह से काम करता है और समाज से किस तरह से जुड़ा हुआ है? देखिए, फिर भी हमारे जो इस राजनीतिक परिवर्तन में जो मनीषी हुए हैं, हम कहीं ना कहीं सब उनका अनुकरण कर रहे हैं। ये फिर पंडित दीनदयाल जी का आर्थिक चिंतन है कि समाज का जो वर्ग कमज़ोर है, जो पिछड़ा है, उसको मजबूत करना और महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन, इस पर चौपाल ने काम शुरू किया था। हमारे माननीय मदन देवी दास जी हमारे प्रेरणा स्रोत थे और केदारनाथ साहनी जी ने इसका बीड़ा उठाया और आज जो चौपाल की टीम काम कर रही है वो उनकी प्रेरणा सब वही लोग हैं। और चौपाल ने 10,000, 15,000, 20,000 का ऋण देकर महिलाओं को, जिनको ऋण के लिए अपने गहने तक गिरवी रखने पड़ते थे, जॉइंट लायबिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत उनको ऋण, सुगम ऋण उपलब्ध करवाकर उनके जीवन को सुगम बनाया, स्वावलंबन बनाया। भाटिया जी, लॉकडाउन भले ही अनलॉक हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वायरस अभी गया नहीं है। कभी कभी ऐसे दृश्य समाज में देखने को मिलते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, चाहे वो दुर्गा पूजा पंडाल हो या सब्जी मंडियाँ हो। तो इस स्थिति में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं उन्हीं की बात को सेकंड करता हूँ। मास्क है ज़रूरी और 2 गज की दूरी। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती और वैक्सीन आने के बाद भी उसका जो असर है वो लोगों की इम्यूनिटी पर पूरा ना नज़र आने लगे, तब तक हमें ये सावधानियां बरतनी है। और सावधानियां बरतने से, ये अगर अनुशासन हम बरतेंगे तो बीमारी से बचे रहेंगे। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सभी से अपील कर रहा हूँ कि मास्क और दूरी
ये दो अपने जीवन के मुख्य अवयव बना लें। और जो दिखावे की हमारी जो फंक्शन करने, सोशल गैदरिंग्स करनी, बिना बात पर भी कई बार हम कर लेते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। एक नया जीवन हमारा स्टार्ट हुआ और कोरोना के बाद तो विश्व ने एक करवट ली है, उसको हमें मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाटिया जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।